हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपका टॉपिक कंप्लीट किया था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। क्या आपने क्वेश्चन, नहीं मैंने आपको बोला था खुद कर लेना ये क्वेश्चन, क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया 24? जल्दी बताइए, क्या आपका ये 24 क्वेश्चन हो गया? 23 हम लोगों ने कर लिया था लास्ट। ट्वेंटी फोर कर लिया आपने? जल्दी बताइए। जतीश जी का हो गया, बाकी जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे कि क्वेश्चन हो गया। आप इसे चाहे फेयर में मत करना पुलकित जी, फिर सारी क्लास ना इसी में निकल जाएगी। अगर आपको डाउट है तो मैं करवा देता हूं, अदरवाइज सारी क्लास इसी में निकल जाएगी। और स्टडी मिडिल का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है। आप बता दीजिए आपका सेफ्टी स्टॉक कितना आएगा, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, वो बता दीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में कम से कम 30-40 मिनट लग जाते हैं। अगर तो डाउट है फिर तो मैं करवाऊं। सेफ्टी स्टॉक बता देता हूं कितना आएगा, बताइए जरा कितना आया। क्या सेफ्टी स्टॉक नील रहेगा आपका ऑप्टिमम? देख लीजिए जी, जिसका नील नहीं आया वो बता दीजिए। ठीक है जी, अगर आपको डाउट है फिर मैं करवा देता हूं, अदरवाइज ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो मुझे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने देना था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होना था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको दिया है। तो आई थिंक सबका नील आ रहा है, तो इसका मतलब सबने कर लिया है और आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करते हैं। कृष्णा जी, आपने एक याद है, आपने डाउट पूछा था कि सेफ्टी स्टॉक रखने से कैरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। कैरेज कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, हम लोग ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। कृष्णा जी बताना अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो। आपने पूछा था कि हम लोग सेफ्टी स्टॉक क्यों रखेंगे जब हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब आपको वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, हम लोग वो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं जो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को दोनों को मिनिमम कर देता है। ठीक है जी, ठीक है। पुलकित जी, आपको क्लियर है ना कि अगर आपको डाउट है फिर तो मैं करवा देता हूं, अदरवाइज ये सारी क्लास इसी टॉपिक में, इसी क्वेश्चन में निकल जाएगी। ये देखिए,
ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यहां से शुरू करेंगे हम लोग। ये देखिए, आपको याद है कि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको रिमेंबर हो तो। 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला पार्ट था कि हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का था कि हम मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, और तीसरा पार्ट था कि वो टॉपिक जिसमें हम लोग मटेरियल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट था वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि मटेरियल कॉस्ट को परचेज कैसे, उसकी परचेज कॉस्ट कैसे निकालनी है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले किया था। उसके बाद मटेरियल कंट्रोल के टॉपिक शुरू हुए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ इन्वेंट्री लेवल डिस्कस किए थे कि इन्वेंट्री लेवल सेट कर लीजिए। 6 इन्वेंट्री लेवल, 5 इन्वेंट्री लेवल डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपके साथ EOQ डिस्कस किया, वो भी मटेरियल कॉस्ट का ही टॉपिक था, आपने लिखा होगा। फिर मैंने आपके साथ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल डिसाइड करने का टॉपिक किया, वो भी हमारा मटेरियल कंट्रोल का टॉपिक था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है मटेरियल कंट्रोल का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम लोग रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल भी करते हैं मटेरियल कंट्रोल को, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अंदर आता है ये टॉपिक। ठीक है जी, उसके अंदर ये टॉपिक आता है यूजिंग रेशियो एनालिसिस फॉर मटेरियल कंट्रोल, ये हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट मटेरियल कंट्रोल का ही टॉपिक है यूजिंग रेशियो एनालिसिस। हम लोग रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले हम लोग मटेरियल कंट्रोल में कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं? एक हम लोग इन्वेंट्री लेवल का टॉपिक कर चुके हैं, एक हम लोग EOQ का यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी वाला टॉपिक, एक हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूजिंग रेशियो एनालिसिस फॉर मटेरियल कंट्रोल। आप इसे ऐसे ही लिखोगे। ओके जी सर, 2 तरीके हम लोग रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी मदद से हम मटेरियल कंट्रोल कैसे करते हैं, इसकी मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप हर मटेरियल को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जो मटेरियल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। हमें आइडेंटिफिकेशन उस मटेरियल की करनी पड़ेगी। मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई भी कौन सा मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस का सहारा लेते हैं। अगर आप हर टाइप के मटेरियल को बराबर कंट्रोल करोगे, उसका बराबर ख्याल रखोगे, तो भाई उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जानी है, केयर टेकिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो हमने तो मटेरियल कॉस्ट को कम करना है, तो ऐसे केस में आप हर टाइप के मटेरियल को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम, ताकि हम ये जान सके कि किस मटेरियल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना है, किस मटेरियल का नुकसान हमें ज़्यादा नुकसान दे सकता है, और किस मटेरियल का नुकसान हमें नुकसान नहीं देगा, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है इनपुट आउटपुट रेशियो। कहते हैं कि आप इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल लीजिए। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है? इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। देखिए, मान लीजिए आपका इनपुट आता है किसी चीज को, रॉ मटेरियल का इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए A, B और C। इनपुट है 10 kg, 15 kg और 20 kg, मान लीजिए, ठीक है। इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल आपका A का इनपुट है 10 kg, B का इनपुट है 15 kg और C का इनपुट है 20 kg, ठीक है। आउटपुट है आउटपुट 2 kg, 10 kg और 20 kg। अगर मैं इसकी इनपुट आउटपुट रेशियो निकालूं
इसकी 5 आएगी, इसकी 1.5 आएगी और इसका 1 आएगा। देखिए इस 5 का मतलब क्या है, इस 5 का मतलब ये होता है कि 1 kg ऑफ फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप 10 kg मतलब 5 kg ऑफ इनपुट चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा इनपुट चाहिए होगा मटेरियल को बनाने के लिए। आपको उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। 5 यूनिट अगर आप इनपुट के लगाओगे तब जाके आपका 1 यूनिट जो है वो आउटपुट का बनेगा। दूसरी तरफ बी है, अगर आप 1.5 यूनिट इनपुट के लगाओगे तो आपका 1 यूनिट आउटपुट का बनेगा। ये है इनपुट आउटपुट रेशियो। और तीसरे केस में अगर आप 1 यूनिट ऑफ इनपुट लगाओगे तो आपका 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बन जाएगा, 1:1। यानी कि कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे सी सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि उसकी इनपुट आउटपुट रेशियो छोटी है। जितनी छोटी इनपुट आउटपुट रेशियो होगी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा और उसे हमें उतना ज़्यादा कंट्रोल करना है। बस आपको इस टॉपिक में यही करना है, आपको इनपुट आउटपुट रेशियो को आइडेंटिफाई करना है और जिस प्रोडक्ट की इनपुट आउटपुट रेशियो लोअर रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आउटपुट को प्रभावित करेगी अगर वो शॉर्टेज में चला जाता है। ठीक है जी, तो यही है इसमें। तो आप लिख लीजिए इनपुट आउटपुट रेशियो में, इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब लिख लीजिए ये वाला, ठीक है। और लिख लीजिए अगर इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो लोअर होएगी उतनी ज़्यादा बेटर होएगी। और फिर मटेरियल की यूसेज को भी आप कंपेयर कर सकते हो। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। इनपुट आउटपुट रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इनपुट आउटपुट रेशियो निकालना हो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की रेशियो है। ठीक है जी, नोट कर लिया जी? बताइए जल्दी, क्या आपने इसको नोट कर लिया है? देखिए वैसे ये क्वेश्चन ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में पूछ लेते हैं कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होती है। आप समझे, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की रेशियो होती है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और फिर हम एक चीज़ और, इसके ना दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी इनपुट आउटपुट रेशियो छोटी होगी तो ऑफकोर्स वो मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और जिसकी इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगी तो उसका मतलब वो मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा टू प्रोड्यूस वन इनपुट। तो मतलब अगर थोड़ी बहुत वेस्टेज भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लेस इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको ये भी होती है कि आपकी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब होता है जो प्री डिफाइंड होती है। ठीक है। एक आइडियल इन्वायरमेंट में जो इनपुट आउटपुट बनना चाहिए
और फिर जो एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशियो होती है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर करके आपको आइडिया लग जाता है कि आप क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ रही है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हो। ये भी हमें इनपुट आउटपुट रेशियो से पता चलता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इसके यूजेस क्या हैं। इसके दो यूजेस हैं। ठीक है, एक तो ये कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई विच मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, इसको आइडेंटिफाई करता है। दूसरा ये इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस, उसको भी मदद करता है। अब जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि कौन सा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, उस तो इनपुट आउटपुट रेशियो से पता चल जाएगा। जिसकी इनपुट आउटपुट रेशियो कम होगी ऑफ कोर्स वो मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा ये कि अगर ये जो वेरिएंस कैलकुलेट करने के मदद, वेरिएंस का मतलब होता है व्हेन यू कैलकुलेट कंपेयर एक्चुअल दैट इनपुट आउटपुट रेशियो विद द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो, तो उसका जो डिफरेंस आता है ना वो वेरिएंस होता है। वो फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है। फेवरेबल का मतलब हमने इनपुट आउटपुट रेशियो बेटर अचीव कर लिया स्टैंडर्ड से, आपने कम अचीव किया। बेसिकली जब आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो कम होगी तो इसका मतलब आप कम मटेरियल यूज करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो जो स्टैंडर्ड था उसके मुकाबले में, तो वो फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। और अगर आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ती है स्टैंडर्ड की रेशियो के मुताबिक तो आपने मटेरियल की यूसेज को वेस्ट किया है, वहाँ पे वो एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे। ये ज़्यादातर ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस दूसरा आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये वाला। यहां से शुरू करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको आती है, ये पहले लिखोगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, जल्दी से लिख लीजिए। फिर यहां से हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट दैट द मटेरियल इन द क्वेश्चन इज फास्ट मूविंग वन। A low turnover ratio indicate over investment and locking up of the working capital in inventories। इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। जल्दी से लिख लीजिए। आप पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखोगे, सेकंड पॉइंट इसको बनाओगे और थर्ड पॉइंट आप इसको बनाओगे। ठीक है जी। जब नोट हो जाए बता देना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये नोट कर लेना। चौथा सॉरी, नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। पहला आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट दैट द मटेरियल इन द क्वेश्चन इज फास्ट मूविंग एंड स्लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी।
और फिर ये लास्ट में एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ये आपका लास्ट पॉइंट आपने नोट करना है। चलिए, नोट हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, गगन जी 12वीं में भी किया था। अब इसका मटेरियल कॉस्ट में क्या रिलेवेंस है वो देखते हैं। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है साल में इन्वेंट्री कितनी बार खत्म हो जाती है, कितनी बार आप उसे खरीदते हो। अब देखिए, दो चीज़ें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होता है, और दूसरा आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है। ये दो तीन चीज़ें चाहिए। अब दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 तरीके का मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है साल में, इसके 10,000 kg कंज्यूम हुए हैं, ये 50,000 kg कंज्यूम हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, और ये 1,00,000 kg कंज्यूम हुआ है। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है 1000 kg, इसकी 500 kg और इसकी 20,000 kg। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगी। देखिए, आपको फॉर्मूला ज़रूर आता होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस फॉर्मूले के पीछे का मीनिंग समझें कि व्हाट डज इट मीन्स टू हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसका मतलब क्या होता है, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप उस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्यों कंप्यूट कर रहे हो। देखिए, इसका अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये आएगा 10। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, आई थिंक ये आएगा 100, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, ये आएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि साल में ये जो मेरी एवरेज इन्वेंट्री है ये 10 बार खत्म हो जाती है और 10 बार मैं इसे खरीदता हूं। 10 टाइम्स स्टॉक वाली आइटम है, ये 10 बार खरीद रहा हूं मैं इसको। और बी जो है वो ITR 100 टाइम्स है, मतलब साल में मैं उसे 100 बार मार्केट से खरीदता हूं।
100 बार खरीदना हूं, 100 बार यानी कि ऑलमोस्ट हर चौथे दिन तीसरे दिन खरीद रहा हूं मैं, 3.5 दिन बाद मेरा स्टॉक खत्म हो जाता है। एवरी 3.5 दिन बाद मेरा स्टॉक खत्म हो जाता है और मुझे उसे नया खरीदना पड़ता है। और जो सी है उसकी 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि साल में सिर्फ मैं उसे 5 बार खरीद रहा हूं। तो मतलब ये हो गया कि सर ये तो हमें पता लग गया कि साल में हम कितनी बार खरीद रहे हैं, कि इसकी रेलेवेंस क्या है। इसकी भाई रेलेवेंस ये है कि अगर साल में आप उसे कम खरीद रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा स्टॉक भर के रख रहे हो, तो ये फास्ट मूविंग आइटम होगी। ठीक है, ये स्लो मूविंग है आइटम होगी, और ये वेरी स्लो मूविंग आइटम है। मतलब लाके रख लिए, बिकी नहीं रही है, यूज ही नहीं होती है, स्टॉक ज्यादा भर के रखा हुआ है, यहां पर ओवर इन्वेस्टमेंट है। यहां पर भी ओवर इन्वेस्टमेंट है। जो माल बिकता नहीं है उसको इतना क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब इस माल का यूसेज कम है, इसका सबसे ज्यादा यूसेज है और इसका माल का तो बहुत ही कम यूजेज है। आप एक बार में 73 डेज का माल खरीद के बैठे हो। 73 डेज का मतलब 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 5 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि साल में 5 बार आप खरीदते हो। अगर साल में 5 बार खरीदोगे तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज आप एक बार में 73 डेज का माल खरीद के बैठ गए हो। एक बार में 73 दिनों का माल आप खरीद के बैठे हो। और अगर आप एक बार में 73 दिनों का माल आप खरीद के बैठे हो, जिसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक में लगा के बैठे हो। इतना लंबा बड़ा स्टॉक खरीदने की क्या ज़रूरत है? ओवर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर साल में 100 टाइम्स खरीदते हो, तो मतलब सिर्फ आप 3, 3.5 या 4 दिन का स्टॉक एक बार में खरीदते हो। जब वो खत्म हो जाता है फिर आ जाता है, जब वो खत्म हो जाता है फिर आ जाता है। तो आपने स्टॉक में बड़ी कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, और इधर आप 10 टाइम्स खरीदते हो, इसका मतलब ऑलमोस्ट 35 दिनों का स्टॉक या 36 दिनों का स्टॉक या 37 दिनों का स्टॉक आप एक बार में खरीद के रख लेते हो। ज़्यादा बड़ा स्टॉक रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जितना स्टॉक बड़ा होगा ना, उतना आपके पास पैसा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, तो नुकसान होता है। और पैसा ब्लॉक होने का मतलब पता है पैसा कौन सा फ्री में मिलता है? पैसा कौन सा फ्री में मिलता है? पैसे के ऊपर ब्याज पड़ता है आपको। जितना ज्यादा पैसा स्टॉक में ब्लॉक करोगे उतना पैसे का नुकसान होगा। तो आप देखिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी आइटम स्लो मूविंग है, कौन सी आइटम फास्ट मूविंग है। और इससे यह भी पता चलता है कि आप किस आइटम में पैसा ज्यादा खराब करके बैठे हो, ओवर स्टॉकिंग करके बैठे हो। ओवर स्टॉकिंग का मतलब वो हिलता ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, आप देखो, आप 10 बार खरीद रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि 36 डेज का 36.5 डेज का स्टॉक आप एक बार में रख रहे हो। होल्डिंग पीरियड कि ऑन एन एवरेज 36 दिनों का स्टॉक आप एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप कितने दिनों का स्टॉक भर के रखा हुआ आपने, कितने दिन के लिए वो स्टॉक यूज हो जाएगा। 36 दिन, ऑलमोस्ट 37 दिन, तो 37 दिन बहुत ज़्यादा होता है, आपने बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर 3.65 डेज, सिर्फ ऑलमोस्ट 4 दिनों का स्टॉक रखते हो आप, इससे ज़्यादा रख नहीं रहे। बहुत फास्ट मूविंग आइटम है, इसको कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए। और यहाँ पर तो 73 डेज का स्टॉक रख के बैठे हो। तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि कौन सी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, कौन सी फास्ट मूविंग है, किस में ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, कहाँ पर वेस्टेज हो रही है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ये, कि कौन सी फास्ट मूविंग आइटम है और कौन सी स्लो मूविंग आइटम है, और दूसरा ये आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है यहाँ से कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो ऑप्टिमम है या वेस्ट कर रहे हो अपनी इन्वेंट्री में। दोनों चीज़ें आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मिल जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कितनी बार वो साल में बिक जाता है, उसको इंडिकेट करता है। 10 टाइम्स का मतलब आपका स्टॉक 10 बार खत्म हो जाता है साल में। 5 टाइम्स का मतलब आपका स्टॉक साल में 5 बार खत्म हो जाता है, 5 बार खरीदते हो आप उसको। 100 टाइम्स का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक साल में 100 टाइम्स बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप साल में 100 टाइम उसे खरीदोगे। इसका मतलब ये होता है, आपने +2 में भी ये पढ़ा होगा, खरीदोगे। और उसी की मदद से हमें पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए 10 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब साल में अगर आप 10 बार खरीद रहे हो तो आप 36 दिनों का स्टॉक अपने पास सिंगल टाइम में रख रहे हो। अगर आपका 100 टाइम की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब आप ऑलमोस्ट 4 दिनों का स्टॉक सिंगल टाइम में रख रहे हो। और अगर आपके पास 20 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, 20 टाइम्स, तो इसका मतलब आप 20 टाइम्स का मतलब क्या हो गया सर? 20 टाइम्स का मतलब तो सर ये हो गया कि आप 18 दिनों का स्टॉक एक बार में रख रहे हो। तो इट हेल्प यू कि आप कितना स्टॉक रख रहे हो, उसमें ओवर स्टॉकिंग हो रही है या ऑप्टिमम हो रही है, ये पता चल जाता है। और ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है। तो आप इसे नोट करना चाहो तो कर लीजिए। करना चाहते हो नोट? जल्दी बताइए, आप इसे नोट करना चाहते हो? चलिए करिए फिर। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ही होगा ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, रुपीज में दिखाओगे ना रॉ मटेरियल, यही रिलेवेंस है। तभी पता चलेगा ना आपके पास इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है।
ये आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। आपको याद होगा ना प्लस 2 में जब आपने रेशियो एनालिसिस की थी तो मैंने आपको हर रेशियो की रेलेवेंस समझाई थी। रेशियो फॉर्मूले वाइज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्यों निकाल रहे हैं। टर्नओवर रेशियो हमेशा ये बताती थी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का सही इस्तेमाल करते हो, वो ऑप्टिमम है या नहीं है, कितना इस्तेमाल करते हो, आपने अपने एसेट्स को सेल में कितना कन्वर्ट करते हो, वो सब बताती थी। ठीक है जी, नो डाउट फॉर्मूला याद करके आपका काम बन जाता है, बट समझोगे तभी फायदा है। ये आपका होमवर्क है जी, इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन किए हुए हैं 17 तक, 18 आपका होमवर्क है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले टॉपिक्स के ऊपर। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आइए। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी गगन जी, याद होगा आपको फॉर्मूला। मैं आपको भी बता दूँ ना चीज़ों का डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी रेलेवेंस तभी समझ में आती है। आप हमेशा ये सोचा करो ये फॉर्मूला क्यों बना होगा, यूं ही तो बन नहीं गया होगा, कोई तो कारण उसके पीछे रहे होंगे ना, जिस कारण से वो फॉर्मूले बने होंगे। जब तक आप उन कारणों को नहीं समझोगे तो आपको उस फॉर्मूले की रेलेवेंस समझ में नहीं आएगी। अगर आप फॉर्मूले को रट्टा मार के नो डाउट पेपर में स्कोर कर लोगे, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन आप उसे प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। हमारी दुविधा ये है कि हम लोग पढ़ाई को सिर्फ पेपर क्लियर करने तक ही सीमित रखते हैं। जो भी सिलेबस का कंटेंट है वो किसी ना किसी रूप में हमारे से जुड़ा हुआ है, हमें उसकी रेलेवेंस होती है। अगर हम उसके लॉजिक को समझ में नहीं ना पाते, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका वो फालतू में ही सिलेबस में डाल दिया गया। उसकी खोज की गई है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस वजह से उसकी खोज की गई है, वो कारण समझने की कोशिश किया करो, आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा बेटर हो जाएगी। ठीक है सर, ओके जी। अब ये जो है ना इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑफ कोर्स इन्वेंट्री का मतलब मटेरियली तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। कहते हैं मटेरियल को क्लासिफाई कर लो। इसमें ना 4 टॉपिक हैं, एबीसी एनालिसिस हो गया, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स हो गया, वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम्स हो गया, और हाई मीडियम एंड लो आइटम्स हो गया। इनको क्लासिफिकेशन करना है अलग अलग कैटेगरीज में। हाँ जी नवल जी, 100 पूरे आ सकते हैं, पढ़ोगे तो आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, समस्या थोड़ी ना कोई। तो ये एबीसी एनालिसिस, फास्ट स्लो मूविंग, ये हम लोगों को ना इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। मैंने जैसे आपको बोला, आपको ये हेडिंग लिखनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, कि हम इन्वेंट्री को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है एबीसी। आप ए कैटेगरी का स्टॉक, बी कैटेगरी का स्टॉक और सी कैटेगरी का स्टॉक अलग अलग कर लो। ठीक है, एबीसी। एबीसी एनालिसिस में हम इन्वेंट्रीज को ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, जिसमें क्वांटिटी कम होती है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्वांटिटी कम होती है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बी कैटेगरी में वो आइटम होती है जिसमें ठीक ठाक सी क्वांटिटी होती है और ठीक ठाक उसकी वैल्यू होती है। और सी कैटेगरी में वो आइटम्स होती है जो क्वांटिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज तो बहुत ज़्यादा होती है, बट कीमत वाइज उनकी कीमत बड़ी कम होती है, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। तो उसी की क्लासिफिकेशन है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि आप हर चीज़ को बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। अगर आप हर चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, हर इक्वली ट्रीट करने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज करोगे और आप ऑप्टिमम लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी चीज़ में ऑप्टिमम लेवल अचीव करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आता है, सब अच्छे तरीके से करते हो।
आपके लिए जो रेलेवेंट है वो सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, वही ऑप्टिमम होता है। रिस्क लेना बड़ा जरूरी है, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप ऑप्टिमम लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे, ये क्लियर कर लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी ऑप्टिमम लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली कंपनीज भी मटेरियल में रिस्क लेती हैं। अब वो रिस्क किस मटेरियल में लेना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। किस बात का मटेरियल रिस्क? सर रिस्क इस बात का कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप उसकी वेस्टेज होने दे रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसको छोड़ के किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल की परवाह कर रहे हो। तो उसके लिए आपको उस इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली क्लासिफिकेशन एबीसी एनालिसिस है, मैं पढ़ देता हूं। दिस सिस्टम, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल। दिस सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड। हम यहां पर उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल का मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जिस आइटम को हमें लगता है कि कंट्रोल करने की जरूरत है वहां हम लोग कंट्रोल करते हैं। जिस आइटम को लगता है कि इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है उसे हम कंट्रोल नहीं करते, उसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल बोलते हैं। ये हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें 3 कैटेगरी सी आइटम आती हैं। पहले ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी में वो आइटम्स होती हैं जिसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स होती हैं, बट इन्वेस्टमेंट वाइज वो टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का 70% के आसपास होती हैं। तो इसमें ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक कैटेगरी की आइटम कौन सी होती है? जिसमें दिस कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल परसेंटेज, छोटी परसेंटेज होती है क्वांटिटीज की, ठीक है ना, 10% के आसपास। लेकिन अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70% के आसपास होती है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं ये। Because of their high price or heavy requirement or both, item under this category can be controlled effectively by using a regular system which ensure neither overstocking nor shortage of material for production. आप इसकी बहुत इफेक्टिव कंट्रोल करते हो, इसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल होता है इसका। इस टाइप की कैटेगरी की आइटम के ऊपर हमारा मैक्सिमम कंट्रोल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होती है हमारी इन्वेंट्री में, ठीक है जी। बी कैटेगरी, बी कैटेगरी बीच वाली आइटम आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और वो क्वांटिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारे पास, ठीक है जी। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज रिलेटिव लेस इंपॉर्टेंट। दे मे बी 20% ऑफ द टोटल आइटम ऑफ मटेरियल हैंडल बाय स्टोर्स, टोटल का 20%, और द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अराउंड 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें हम मॉडरेट कंट्रोल करते हैं। इसको आप मॉडरेट कंट्रोल करते हो। और सी कैटेगरी वाली आइटम्स होती हैं, इसमें अराउंड 10% ऑफ वैल्यू होती है लेकिन 70% ऑफ आइटम्स होती हैं, यानी कि मैक्सिमम आइटम इसकी होती है। वैल्यू वाइज 10% होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कम है लेकिन ये क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा स्टोर में अवेलेबल है। इसको आप लीस्ट कंट्रोल करते हैं। और अगर मैं आपको टेबल बना के बताऊं ना, तो आप देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखिए, कैटेगरीज, परसेंटेज ऑफ आइटम्स इन क्वांटिटी, परसेंटेज इन वैल्यू, कंट्रोल। ए कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ए कैटेगरी में आपके 10% आइटम होती हैं। 2 मिनट।
ठीक है जी। वैल्यू वाइज यहाँ पर 70% होती है और इसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल करना होता है, ये खत्म नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा होता है बी कैटेगरी, इसमें क्वांटिटी वाइज भी 20% होता है, क्वांटिटी वाइज 20% होता है और वैल्यू वाइज भी 20% होता है, इसके ऊपर मॉडरेट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये टेबल बना लेना। और सी कैटेगरी में जो चीजें होती हैं उसमें क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा होती है, मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन वैल्यू वाइज वो सिर्फ 10% है, इसके ऊपर लीस्ट कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने कंट्रोल को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। ये कैटेगरीज इन्वेंट्री कंट्रोल की हैं, इसलिए बनाई गई है कि हम सबके ऊपर बराबर कंट्रोल ना करें, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम अपने कंट्रोल को डिस्क्रिमिनेट करें, जिस क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको अलग क्लासिफाई करके हम लोग उसे अलग तरीके से कंट्रोल करें। आई थिंक आपको एबीसी एनालिसिस समझ में आ गया होगा। पहले हम एबीसी एनालिसिस का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद चाहे आप ये टेबल बना लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आपको एबीसी एनालिसिस क्लियर है? बताइए। चलिए ओके जी, एबीसी एनालिसिस हो गया। सिमिलर ही फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स होती हैं, सिमिलर ही वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम्स होती हैं, सिमिलरली हाई, मीडियम एंड लो आइटम्स होती हैं। आपको ये होमवर्क है, आपको ये घर से नोट करके लाना है, इसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम, जैसे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी यही किया था कि कौन सी आइटम फास्ट मूविंग है, कौन सी स्लो मूविंग है, कौन सी नॉन मूविंग आइटम है। ऑफ कोर्स जो फास्ट मूविंग आइटम वो होती है जिसके जो ज़्यादा यूज़ होती है, जो जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, आप उसे लाते हो और जल्दी से वो निपट जाती हैं। स्लो मूविंग आइटम जो धीरे धीरे ख़त्म होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है हमें। और नॉन मूविंग आइटम होती है वो जिसकी हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसको करना चाहिए? फास्ट मूविंग आइटम को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फास्ट मूविंग आइटम ज़रूरत वाली आइटम होगी, वो जल्दी खत्म हो जाती है। ऑफकोर्स क्यों जल्दी खत्म होती है? क्योंकि प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता होगा, इसलिए उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट कंट्रोल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा कंट्रोल फास्ट मूविंग के ऊपर करना चाहिए। और जो स्लो मूविंग आइटम्स है वो इसलिए स्लो मूविंग है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनको यूज़ कम करते हैं, तो उनके ऊपर मॉडरेट कंट्रोल किया जा सकता है। और जो नॉन मूविंग आइटम है तो उनके ऊपर आप कंट्रोल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो कभी कभार साल छमाही में एक आधी बार यूज़ होती हैं। इसके ऊपर आप ज़्यादा बड़ा कंट्रोल लगाओगे तो आप बेवकूफ़ हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल वाइटल आइटम्स वो होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन वाइटल की क्या होती है? जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जिसके बिना प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, वो वाइटल होती है, उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और एसेंशियल उतनी वाइटल नहीं होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। और डिज़ायरेबल हुआ तो यूज़ कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, तो उसको हम सबसे लीस्ट कंट्रोल करते हैं। हाई, मीडियम और लो भी सिमिलर तरीके की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ के आओगे। ये आप एडवांटेज एबीसी एनालिसिस की पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है। ये देखिए, फास्ट मूविंग आइटम्स, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम आर प्लेस नियर टू स्टोर इशू पॉइंट एंड स्टॉक इज रिव्यूड फ्रीक्वेंटली फॉर मेकिंग ए फ्रेश ऑर्डर्स, ठीक है। स्लो मूविंग, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम आर स्टोर लिटिल फार एंड स्टॉक इज रिव्यूड periodically फॉर एनी ऑब्सोलेंस एंड मे बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरीज। नॉन मूविंग क्या होती है? दिस कैटेगरीज ऑफ आइटम आर केप्ट फॉर डिस्पोजल, कभी यूज ही नहीं होती। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट एंड एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर लॉस मे बी क्रिएटेड, उनका यूज ही नहीं हो रहा होता तो उसको कंट्रोल तो क्या करना है, ठीक है। वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल वाइटल इंपॉर्टेंट आइटम्स होती है, ठीक है। आइटम्स आर क्लासिफाइड एज वाइटल व्हेन अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आप इनको अवेलेबल नहीं करवाओगे तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। उसके बाद एसेंशियल आइटम्स वो होती हैं, ये एसेंशियल हैं बट वाइटल नहीं है, ठीक है। द अनअवेलेबिलिटी मे कॉज
स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्वालिटी कम कर देगा लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। एसेंशियल का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन अगर आप इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो सकती है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइटल के बिना तो प्रोडक्शन रुक ही जाएगा ना, इसके बिना प्रोडक्शन रुकेगा नहीं लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी सफर हो सकती है, ठीक है। और तीसरा डिजायरेबल है, हुआ तो ऑप्शनल है, कर लेंगे, नहीं हुआ तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरीके से हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट आइटम्स होती हैं। हाई कॉस्ट का मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ होता है, मीडियम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और लो ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इन्वेंटरीज को क्लासीफाई करते हैं। ये आपने बुक में 2-2 पॉइंट हर एक के ऊपर लिख के लाने कॉपी पे, ठीक है जी, ओके जी। तो इस तरीके से हमारे मटेरियल कंट्रोल के सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आइए ज़रा देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। 18 मैंने होमवर्क दिया, 19 भी होमवर्क है, जस्ट देखना है, क्लासिफिकेशन करना है एबीसी में, ठीक है जी। और हाँ, एबीसी क्लासिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि 10% 70% वाली वो रेशो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। वो रेशियो आप नहीं भी मेंटेन कर रहे तो भी चलेगा। मतलब ये देखिए, ये आप होमवर्क करके लाओ, सॉल्व है ये क्वेश्चन, रैंकिंग दे रखी है कौन सा आइटम इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, मैंने डिस्कस क्लास में नहीं करना है, इसमें भी आपको कैटेगराइज किया हुआ है एबीसी के हिसाब से कौन सा आइटम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को थॉरली पढ़ के आइए, सॉल्व है। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन तो एक ही दिया मैंने आपको, ये वाला 18, 19 और 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व है। आप प्लीज, क्लासिफिकेशन है एबीसी में, एबीसी में क्लासिफिकेशन है, उसी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चंस हैं। आपको सॉल्व दिए गए हैं, आपने उसको करके देखना है, मतलब देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 22 ऑलरेडी परचेज कॉस्ट के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 24 मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, वो भी हो चुका है। तो आप देखिए, यहां तक हमारा मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना और मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है कि आप मटेरियल कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करते हो, यानी कि स्टोर लेजर में आप मटेरियल कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, वो हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि कल की क्लास में शुरू होगा। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।